हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये अपने इंफॉर्मेटरी सीरीज में कवर करेंगे पेनक्रियाज पेनक्रियाज। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं पेनक्रियाज के बारे में। तो सबसे पहले पेनक्रियाज का हम लोग ओरिजिन देखते हैं। तो पेनक्रियाज एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है बेसिकली। और क्या होता है, ये हेट्रोक्लाइन या मिक्स ग्लैंड होता है। तो इसमें इंडोक्राइनल पार्ट और एक्सोक्राइनल पार्ट दोनों पाया जाता है। तो इंडोक्राइनल पार्ट जो होते हैं हमारे हार्मोन सेक्रेट करते हैं, और जो एक्सोक्राइनल पार्ट होते हैं वो एंजाइम सेक्रेट करते हैं। और ये लोकेशन इसका देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रांसवर्सली अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द लेवल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टेब्री। ये क्या करते हैं, ट्रांसवर्सली लाइक करते हैं। तो ये हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि जो पेनक्रियाज है वो ट्रांसवर्सली लाइक कर रहा है। कहाँ पे, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से टच करता हुआ, यानी कि एब्डोमिनल रीजन के जो पोस्टीरियर वॉल है उससे टच करता हुआ रहेगा। और साथ ही लेवल क्या होगा इसका, तो फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टेब्रे के आसपास होगा। तो ये हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं। T12 के बाद यानी कि L1 और L2 के रीजन में ये हमें पेनक्रियाज देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ शेप्ड क्या होगा, तो शेप टिपिकली हम लोग जे शेप्ड बोल सकते हैं इसे। और क्या है, इसका लेंथ वगैरह देख लेते हैं। तो 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, और 2.5 से 3.8 सेंटीमीटर ब्रॉड होगा, और 1.2 से 1.8 सेंटीमीटर ठीक होगा। तो ये तो हम लोग पेनक्रियाज का बेसिकली स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और ये एंजाइम्स और एंडोक्राइनल पार्ट और एक्सोक्राइनल पार्ट दोनों को देख लेते हैं। तो ये ये जैसे मेरा डिओडिनम आया है। तो डिओडिनम टिपिकली क्या होता है, ये सी शेप्ड का होता है। तो ये जैसे डिओडिनम आया है, ये डिओडिनम के मिडिल यानी कि फर्स्ट सेकंड पार्ट से यहाँ पे अटैच होगा पेनक्रियाज। और ये इसकी ओपनिंग जो होती है वो सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम में होती है। तो ये बेसिकली हम लोग पेनक्रियाज देख रहे हैं, देख सकते हैं, जो कि ट्रांसवर्सली लाई कर रहा है फर्स्ट एंड सेकंड लंबर लेवल पे। अब इसको थोड़ा सा पेनक्रियाज का एक प्रॉपर सेल लेते हैं और उसको जूम करके देखते हैं कि कैसा लेता है। ये पेनक्रियाज को हमने कट किया और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दिया। तो इसमें हम लोग को टिपिकली जूम आउट करने पे हमें दो टाइप के सेल दिखाई दे रहे हैं। एक हमारा एसिनी दिखाई दे रहा है, और एक मेरे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस दिखाई दे रहे हैं। ये जो मेरे बाहर बाहर ऐसे मेजर सेल बने हुए हैं वो मेरा एसिनी है, जो कि एक्सोक्राइनल पार्ट होता है। जबकि जो बीच में छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि काफी कम रीजन में है, ये मेरे इंडोक्राइनल सेल है। तो इंडोक्राइनल सेल को हम लोग आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस बोल सकते हैं। अब क्या है, एसिनी जो है वो 98 से 99% प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, एक्सोक्राइनल इन ओरिजिन, एक्सोक्राइनल होता है। और अभी मैंने बताया था कि एक्सोक्राइनल जो होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करेंगे। तो ये जो मेजर पार्ट है, बड़े बड़े सेल दिखाई दे रहे हैं, ये एक्सोक्राइनल सेल है, और ये पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करेंगे। और जो ये मेरा स्मॉलर रीजन है, जो छोटे छोटे सेल्स हैं, वो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है। और ये मात्र 1 to 2% ही इंडो कवर करते हैं ऑफ द पैनक्रियाटिक सेल, और ये इंडोक्राइनल इन नेचर होते हैं। अब आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप के सेल्स होते हैं। पहला होता है अल्फा सेल, फिर बीटा सेल, फिर डेल्टा सेल, फिर पीपी सेल। तो अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकेगॉन सेक्रेट करेंगे। ये टिपिकली जितने भी आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं उसका 25% भाग कवर करते हैं। और ये सेल जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जो कि अल्फा सेल जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और ये ग्लूकेगॉन सेक्रेट करते हैं। टोटल 25% के आसपास होते हैं। फिर बीटा सेल होते हैं। वो बीटा सेल जो होते हैं वो छोटे छोटे तो होते हैं, लेकिन वो मेजर पार्ट ऑफ द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कवर करते हैं। और ये क्या करते हैं, बीटा सेल जो होते हैं वही इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं। अब इंसुलिन हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी जानते हैं। और ये टोटल 60 to 65% भाग कवर करते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस का। और जो ये मेरे डेल्टा सेल है, ये मेरा सोमैटोस्टैटिन सेक्रेट करता है। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, टिपिकली इसका वर्क होता है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का जो भी लेवल बना रहता है उसको मेंटेन करना। तो अल्फा सेल ग्लूकेगॉन सेक्रेट करेंगे, बीटा सेल इंसुलिन सेक्रेट करेंगे, और डेल्टा सेल जो सोमैटोस्टैटिन सेक्रेट कर रहे हैं वो इन दोनों के लेवल को मेंटेन किया रहेगा। इन दोनों के, इंसुलिन के लेवल को और ग्लूकेगॉन के लेवल को मेंटेन किया रहेगा। अब पेनक्रियाटिक जो पॉलीपेप्टाइड है वो क्या है, टिपिकली प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगी और रीअब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करती है। तो कई बार जो होता है क्वेश्चन वगैरह इनके स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड आ जाता है। तो इन दोनों का तो स्ट्रक्चर पूछता नहीं है, टिपिकली वो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का स्ट्रक्चर पूछता है। तो ग्लूकेगॉन में मेरा जो है 29 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। 29 अमाइनो एसिड से ग्लूकेगॉन मिलके बना होता है। जबकि इंसुलिन जो होता है उसका स्ट्रक्चर ग्लूकेगॉन के स्ट्रक्चर से कंपैरेटिवली डिफरेंट होता है। कंपैरेटिवली क्या, काफी डिफरेंट होता है। ये इसमें सिंगल अमाइनो एसिड की चेन होती है जो कि ग्लूकेगॉन का फॉर्मेशन करती है। जबकि इंसुलिन में जो सीरीज होती है वो 2 चेन का फॉर्मेशन करती है। एक अल्फा सेल का फॉर्मेशन करती है और एक बीटा सेल का फॉर्मेशन करती है।
एक अल्फा अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन का फॉर्मेशन करती है। सेल तो ये हो गया अल्फा सेल और बीटा सेल, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो अल्फा चेन में जो होता है वो 21 अमाइनो एसिड होता है, जबकि बीटा चेन में मेरे 30 अमाइनो एसिड होता है। तो इसको यहाँ देख लेते हैं। ये मान लिए अल्फा सेल है, ये अल्फा चेन है और ये मेरा बीटा चेन है। तो ये अल्फा चेन में होगा 21 अमाइनो एसिड होगा और जो बीटा चेन होगा वो 30 अमाइनो एसिड होगा। और ये ग्लूकेगॉन को बता दिया, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन सेक्रेट करेंगे। इसमें क्या होता है 29 अमाइनो एसिड के सीक्वेंस अटैच होकर ग्लूकेगॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया पेनक्रियास का। बेसिकली हम लोग जूम इन करके देख लिया कि कौन कौन से सेल होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं और आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस होते हैं। एक्सोक्राइनल पार्ट और इंडोक्राइनल पार्ट में डिफरेंशिएट कर लिया है। तो इंडोक्राइनल पार्ट में तो जो जो भी जितने भी हार्मोन सेक्रेट हो रहे थे, जैसे अल्फा, ये ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इन सबका काम देख लिया, काम देख लिया। और अब हम लोग एक्सोक्राइनल पार्ट के भी बारे में देख लेते हैं। तो एसिनी जो होता है वो 98 से 99% होते हैं और ये क्या करते हैं पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करते हैं। तो अब पेनक्रियाटिक जूस के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो पेनक्रियाटिक जूस का पीएच जो होता है वो एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन पीएच होता है, यानी कि टिपिकली न्यूट्रल के आसपास ही होगा। और इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो पेनक्रियाटिक जूस में जो होता है वो टिपिकली 98% तो वाटर ही होता है, 98% वाटर होता है। और जबकि जो बचा मेरा 2% उसमें क्या आते हैं, एंजाइम्स आते हैं और इलेक्ट्रोलाइट आते हैं। तो जो बचे हुए 2% है उसमें एंजाइम्स और इलेक्ट्रोलाइट दोनों आ रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कितने कम मात्रा में एंजाइम्स पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी आप जैसे इसे जूम जूम करेंगे तो एंजाइम्स में भी कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज को कभी कभी हम लोग एमाइलोप्सिन भी बोल देते हैं। तो एमाइलेज जो हो गया वो एमाइलोप्सिन भी हो बोल सकते हैं। ये क्या होता है टिपिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंजाइम। तो एमाइलेज जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, क्योंकि जैसे हम लोग फूड को इंटेक करते हैं तो माउथ में सलाइवा का सेक्रेशन होता है। तो 30% जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो तो लगभग माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं और बचा 70% वो क्या होता है एमाइलेज। एमाइलेज जो पेनक्रियाटिक जूस द्वारा सेक्रेट किया गया है, इन सबकी हेल्प से बाकी के 70% का डाइजेशन होता है। अब है लाइपेज है, फॉस्फोलाइपेज है, कोलेस्ट्रॉल है और स्ट्रेज है। तो ये क्या है मेरा टिपिकली फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। और इन सभी को मिला के जितने भी फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है इन सभी को मिला के हम लोग स्टेप्सिन भी बोल सकते हैं, स्टेप्सिन भी बोल देते हैं। तो ये मेडिकल टर्म में हम लोग स्टेप्सिन बोलते हैं। ये क्या है फैट फैट मेटाबॉलिज्म एंजाइम है। तो ये क्या करेंगे फैट का मेटाबॉलिज्म करेंगे। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और प्रो इलास्टेज। तो ये सभी तो सबको ही जानता है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंजाइम है। ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। और न्यूक्लियेज जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी न्यूक्लिक एसिड होंगे तो वो न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंजाइम्स, तो ये न्यूक्लियेज में आ जाएंगे। तो ये कंपोजिशन तो जैसे 98% तो इसमें भी वाटर था, 2% सिर्फ एंजाइम्स हमें देखने को मिल रहा था। 2% में भी एंजाइम्स और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों है। तो सोचो इतने कम मात्रा में एंजाइम्स होते हैं लेकिन इनका पावर कितना ज्यादा होता है कि पूरे जितने भी है कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन कर रहे हैं, फैट का भी डाइजेशन कर रहे हैं, प्रोटीन का भी डाइजेशन कर रहे हैं और न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन कर ले रहे हैं। अब जो प्रोटीन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंजाइम था जैसे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड है। तो ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका थोड़ा एक प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो टिपिकली क्या होता है कि इंटेस्टाइनल जूस होता है। तो जो इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है। तो इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या होता है इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट हो गया। अब इसमें क्या होता है एक कंपोनेंट होता है जो इंटेरोकाइनेज नाम का कंपोनेंट होता है। तो वो जब इंटेरोकाइनेज सीक्रेट होता है, जैसे ही मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें इंटेरोकाइनेज आया तो ये क्या करता है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ तो ये इनएक्टिव एंजाइम से एक्टिव एंजाइम में चेंज हो गया। जितने भी प्रोटीन रिलीजिंग एंजाइम होते हैं वो नॉर्मली हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंपोनेंट होते हैं जैसे इनिशिएट कर देते हैं इसको। तो वही इंटेरोकाइनेज भी एक इनिशिएटिंग एंजाइम है। ये क्या कर रहा है ट्रिप्सिनोजेन को जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है वो क्या कर रहा है ट्रिप्सिनोजेन यानी एक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया इसे।
अब क्या किया, जब ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया तो ये क्या करता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन को जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है इसको भी एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है, जो कि है काइमोट्रिप्सिन। उसी तरह फिर प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, फिर इसको फिर ये प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज यानी एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है, फिर ये एक्टिवेट हो जाता है। फिर इसी तरह जो ये प्रो इलास्टेज है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है। फिर ये जो मेरे एक्टिव जितने भी कंपोनेंट्स हुए ये मेरे क्या करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे एज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इसको तोड़ देंगे प्रोटीन को किसमें, नॉर्मली अमाइनो एसिड में, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये हम लोग कवर कर लिए जितने भी प्रोसेस थे, कैसे पैनक्रियाज वर्क करता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं। तो ये इस चैप्टर में हम लोगों ने कंप्लीट किया पूरा। तो इसी के साथ ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू गाइस।